वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विष्णु प्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया, जिसका आज हम ले रहे हैं पार्ट फिफ्थ। इसमें हम चर्चा करेंगे योजना काल में आर्थिक प्रगति की सामान्य समीक्षा, अ जनरल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस अंडर द प्लान्स। भारत में योजना काल के लगभग 67 ईयर्स हो चुके हैं और इस अवधि में हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं पूरी की हैं। वार्षिक योजनाओं में 3 वार्षिक योजनाएं थीं 1966 से 69 तक की, एक वार्षिक योजना 1979 टू 80 और 2 वार्षिक योजनाएं 1990 91 और 1991 92 के लिए बनाई गई थी। नियोजन की अगर यह अवधि हम देखें तो यह काफ़ी लंबी मानी जा सकती है, जिसमें जो आर्थिक प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत में 1951 से 2012 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में योजना परिव्यय की कुल राशि लगभग 68.6 लाख करोड़ रुपए विकास की विभिन्न मदों पर प्रचलित कीमतों पर व्यय की गई थी। इसके फलस्वरूप 1950-51 से 2013-14 की अवधि में राष्ट्रीय आय में 19.26 गुना 2004-05 के मूल्यों पर तथा प्रति व्यक्ति आय में 5.61 गुना की वृद्धि हुई है। 2011-12 के मूल्यों को अगर हम लें तो जीडीपी के आधार पर वृद्धि दर के कुछ नए आंकड़े हम इस तरह से बता सकते हैं। 2012-13 में वृद्धि दर रही 5.6%, 13-14 में यह 6.6%, 14-15 में 7.5%, 15-16 में यह 8%, फिर 16-17 में यह 8.2% रही, फिर 2017 से 18 की अवधि में यह 7.2% और 2018 से 19 की अवधि में यह 6.8% रही। उक्त जो वृद्धि दर है उसके पर भारत विकास की दृष्टि से विश्व का एक ब्राइट स्पॉट बन गया है, ब्राइट स्पॉट यह कहलाने लगा है। चीन की तरह भारत की गिनती भी अब ऊंची विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी है। सभी आधारभूत ढांचों, आधारभूत क्षेत्र जो हैं उनमें ऊंचे दर्जे की तकनीकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दशाएं उत्पन्न की जा सकी हैं और ये सभी उपलब्धियां हमने नियोजन के फलस्वरूप ही प्राप्त की हैं। किंतु योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि मूल्य स्थिरता, आय व रोजगार में तीव्र वृद्धि, धन और आय के वितरण में समानता, निर्धनता निवारण और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आर्थिक विकेंद्रीकरण, इन सभी को प्राप्त करने की दिशा में अगर हम देखें तो प्रगति बहुत कुछ धीरे और असंतोषजनक रही है। देश में निरंतर बढ़ती हुई कीमतों ने मुद्रास्फीति की समस्या भी उत्पन्न की है और हम स्थिरता के साथ विकास करने का जो हमारा लक्ष्य था उसको हम पूरी तरह से प्राप्त
नहीं कर पाए हैं। कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पीछे रह गए हैं। योजना काल में आर्थिक प्रगति और प्रवृत्तियों ने देश में एक तरह से पूंजीवादी ढंग के समाज को ही अधिक सुदृढ़ बनाया है, और यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वह था देश में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सभी नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के समान अवसर मिल सकें और देश में धन और आय के वितरण की जो असमानताएं या विषमताएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। यदि देश में आर्थिक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में या परिवारों में केंद्रित हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हम अपने सामाजिक लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं, चाहे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में हमने कितने ही ऊंचे लक्ष्य क्यों न प्राप्त कर लिए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति जो रही वो काफ़ी संतोषजनक रही। द्वितीय योजना की प्रगति भी बहुत कुछ संतोषजनक मानी जा सकती है, लेकिन तीसरी योजना की प्रगति से देश में हम देखें कि निराशा और असंतुष्टि का वातावरण छा गया था। 1965-66 का जो वर्ष था वह तीसरी योजना का अंतिम वर्ष था, और उस वर्ष अभूतपूर्व अकाल और सूखा पड़ा था, जिससे कृषिगत उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों को ही भारी हानि का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इस योजना में देखें तो 1962 में चीन से संघर्ष हुआ, जिससे देश पर सुरक्षा का भार बढ़ा और सुरक्षा व्यय जो है ज़्यादा करना पड़ा। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो इस तरह से तीसरी योजना की अवधि में देश को 2 बार युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ा। विदेशी सहायता की अनिश्चित स्थिति और अन्य कारणों से जो चौथी योजना थी वह अपने निर्धारित समय 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ नहीं की जा सकी, और यही कारण था कि 1966 से 69 के 3 वर्षों में हमने वार्षिक योजनाएं लागू की, और इन वार्षिक योजनाओं को जैसा कि हम जानते हैं इनको प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है, योजना अवकाश भी कहा जाता है। हालांकि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से इस अवधि में भी हमने नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखने का प्रयास किया है। अब अगर हम विभिन्न योजनाओं में विकास दर के लक्ष्य और उपलब्धियों की ओर देखें तो हम इस टेबल के आधार पर जो है इसको स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने विकास दर को प्रतिशत में लिया है, और पहले कॉलम में हमने योजना, दूसरे कॉलम में हमने लक्ष्य जो योजना में निर्धारित था, और तीसरे कॉलम में हमने वास्तविक जो दर हमें प्राप्त हुई 2004-05 के मूल्यों पर उसको हमने लिया है। तो प्रथम योजना में हमारा जो विकास दर का लक्ष्य था वो 2.1 था, लेकिन हमें लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई और यह 4.6% रहा। द्वितीय योजना में 4.5 जो है लक्ष्य था, और थोड़ी सी कमी हमारी जो वास्तविक उपलब्धि के अंतर्गत रही, और यह जो प्राप्ति की जो दर थी वह थी 4.1%। तीसरी योजना में हम देख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य था 5.6%, जबकि हम जो है विकास दर 3.3% ही हासिल कर पाए। इसी तरह चतुर्थ योजना में भी पहले की तुलना में विकास दर कम रही, लेकिन 5वीं योजना, 6ठी योजना, 7वीं योजना और 8वीं योजना इनमें हमने लक्ष्य से अधिक विकास दर को हासिल किया है। जैसे कि 5वीं योजना में 4.4 की जगह हमने 5% विकास दर को हासिल किया। 7वीं योजना में 5% की तुलना में हमने 5.8% विकास दर को हासिल किया, और 8वीं योजना में हमने 5.6% का हमारा लक्ष्य था, जबकि हमें विकास दर जो है 6.5% हासिल हुई। 9वीं योजना में लक्ष्य से जो है विकास दर कम रही, और इसी तरह से 10वीं और 11वीं योजना में भी जो है लक्ष्य से जो है विकास दर कम रही, लेकिन 10वीं योजना में जो हमारी विकास दर थी वह सर्वाधिक रही है, जो कि
7.6% आ रही है, जबकि इसमें हम देखें तो सबसे कम जो विकास दर है वो तीसरी योजना में रही है, जो कि 3.3% रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब नियोजन की पद्धति को अपनाया गया तो प्रारंभ में जो हमारी स्थिति उसकी तुलना में हमने बहुत अधिक प्रगति की है और विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो आज हम ये पॉइंट लेते हैं, अगला हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।